विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं विजय तिलक। लगातार जारी है महा कवरेज क्योंकि 54 सीटों पर चल रहा है ये आखिरी फेज का मतदान। एक एक सीट की खबर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सीधा हम आपको लिए चलेंगे सनुज के पास। मेरे सहयोगी गाजीपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सनुज, वहां से क्या तस्वीरें मिल रही हैं, जरा दिखाइए दर्शकों को, बात भी करिए मतदाताओं से। विकास के लिए तो मैं यही चाहूँगी कि ज़्यादातर विकास यहाँ पे हो, कि जैसे हमारे जैसे लोग जो 4 साल पहले यहाँ से छोड़ कर गए दिल्ली जॉब करने के लिए, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, यहीं पर उन्हें सारी चीज़ें मिल जाए ताकि दिल्ली जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए हम इतने दूर से आए कि जो चीज़ मुझे वहाँ पे फेस करनी पड़ी वहाँ यहाँ के लोगों को फेस ना करनी पड़े। आपके पास फिर आता हूँ। मैम, आपसे जानना चाहूँगा क्या मुद्दा था जिसको लेकर वोट करने आए हैं आप? अच्छा लगा कि आपने भी वोट किया है? हाँ, मुद्दा यही है कि भाई वोट दिए हैं, हम जिसे वोट दिए हैं जीते हैं, हमारा देश, हमारा गांव, हमारा सब कुछ स्वस्थ और अच्छा रहे। और मैम, आपसे भी जानना चाहूँगा, आप बता दीजिए, आपको भी मैंने देखा कतार में लगी हुई थी, कोई चीज़ तो मन में सोच के आए होंगे, महिला सुरक्षा की बात हो, विकास या रोजगार, किसको लेकर? अच्छा है, बच्चों की पढ़ाई का सबसे ज़्यादा है, जो माँ बाप परेशान होते हैं, बच्चों को दूर दूर भेजते हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, प्रिंसिपल चूँकि हम रह चुके हैं अंसारिया स्कूल के। जी हाँ। अच्छा, आप इसी स्कूल में प्रिंसिपल? जी हाँ, मैं इनकी मम्मी हूँ, तो मैंने अपने बच्चों को जिस तरह भेजा, हर कोई इतना वो नहीं होता कि भेज पाए, तो इसके लिए कुछ होना चाहिए। अच्छा, ये परेशानी तो हमने भी समझी कि अभी हम कुछ महिलाओं से बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि भाई देखिए, बेटियों को बाहर भेजने में थोड़ा डर लगता है। अगर यहीं एजुकेशन का कोई बड़ा हब होता या कोई बड़ा यूनिवर्सिटी या कोई बड़ा कॉलेज होता तो यहीं पढ़ाते होना चाहिए। जी हाँ, कोचिंग हो, बड़े बड़े हब हो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो या हॉस्पिटल्स हो, तो लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसमें मेरी बेटी का बहुत वो है, उसको चाह रही थी कि मैं कुछ बोलूँ, प्रेजेंट करूँ। मैं ये अच्छा, बोलने के लिए आगे आना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि मैम आपकी मदर हैं, आप पे इतना विश्वास कि आपको बाहर भेजा और आज आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर अपना करियर बना रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरी माँ ने मुझे भरोसा किया, मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दी यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे सब लोग प्रेरित हों, कि सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए ताकि अच्छे से अच्छे जॉब कर पाए। और यहाँ पे इतनी अच्छे स्कूल्स खुले, इतनी अच्छी कोचिंग्स खुले कि हमें इतने दूर ना जाना पड़े, क्योंकि घर से भेजने से पहले माँ बाप को भी बहुत संकोच होता है कि इतने दूर भेजना उनके लिए भी मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर सारी चीज़ें फैसिलिटी मिल जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि इतने दूर जाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। कुछ अपील करना चाहेंगे एपीपी गंगा के माध्यम से? जी, किसके लिए, मतलब मतदाताओं के लिए? जी, मतदाताओं से मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको वोटिंग राइट मिला है तो बिल्कुल आकर वोट दीजिए, क्योंकि हमारा पूरा हक है, ये हमारा कमिटमेंट होता है हमारे खुद के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। अगर हम खुद आगे खड़े होकर नहीं वोट देंगे तो फिर हम जिंदगी भर अफसोस करते रह जाएंगे और हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला ज़रूरी काम है वोटिंग राइट। नाम और जी, मेरा नाम इंजिला है। मतदान के लिए अपील लगातार मतदाता भी कर रहे हैं और हम भी अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर जरूर निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल जरूर करिए। इसी बीच गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से सपा गठबंधन के प्रत्याशी मन्नू अंसारी भी ताल ठोक रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। दी है, हमारे पे भरोसा जताया है, हम बिल्कुल इसको आगे ले जाने के लिए तैयार हैं और ऐसा करेंगे कि जो हमारी राजनीतिक विरासत है अपने परिवार की, उसका नाम रोशन कर सकें। अच्छा, अभी आपके लिए कहा गया है कि सुबह जीत की आशीर्वाद के लिए आप मंदिर भी जाते हैं, आज मंदिर भी गए हैं? जी जी, हमारे रास्ते में पड़ता है, घर से निकलते हैं, आज नहीं रोज़ जब भी पड़ता है, जो भी मंदिर हमारे रास्ते में पड़ते हैं, घर से निकलने में हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज तो मेरे भाग का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, तो हम तो गए, आशीर्वाद लिए और आए। जो नेता आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है टिकट दे के प्रत्याशी बना के लिए, उनको ये सीट जीत के उनकी झोली में डालना है। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंट है? जी जी जी, कॉन्फिडेंट। अच्छा, जैसे एक चीज़ कही जाती है, बाहुबली परिवार से है, तमाम विपक्षी लोग आरोप लगा रहे हैं, बाहुबली परिवार से हैं, मुख्तार अंसारी परिवार से हैं, अफजाल अंसारी परिवार से, इस तरह की चीज़ें कर रही लग रहा है उसका कुछ चुनाव पे? हम इस परिवार से हैं, डॉक्टर एम ए अंसारी ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े, हमें फ़ख्र है, हम उस विरासत से हैं और हमें उस विरासत को आगे बढ़ाना है। अच्छा, क्या सोचा जाए अगर पब्लिक साइकिल को स्पीड से दौड़ा देती है, लखनऊ पहुंच जाती है, तो मोहम्मदाबाद के लिए क्या समझे? देखिए, हम ऐसा काम करेंगे कि हमारी जो विधानसभा मोहम्मदाबाद है उसको पूर्वांचल में विकास के नंबर पे 1 नंबर पे ले जाना है। अच्छा, अब जो हमारी पार्टी की विचारधारा है उस विचारधारा को आगे लड़। और चलिए सीधा बनारस लिए चलते हैं। नीतीश मेरे सहयोगी वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीतीश, क्या तस्वीरें आपके पास? आज की तस्वीरें कुछ और भी खास है। यहाँ यूक्रेन से आई हुई एक काशी की बेटी आज वोट करने आई हुई हैं। तो नाम जानेंगे आपका? कृतिका। कृतिका, वोट करने आई हुई हैं आप। पहले हम यूक्रेन के बारे में जान लेते हैं, वहाँ से जब आप लौटी वहाँ क्या माहौल था, और जब लौटी आज वोट भी करने आई हैं तो किस तरह के माहौल में जो अलग
चीज़ें दिख रही हैं क्या है? वहाँ पे मैं खारकीव में रहती थी, तो वहाँ कंटिन्यू हर आधे एक घंटे में मिसाइल्स गिरती थी, हॉस्टल के पास, हॉस्टल के पीछे या फिर रास्ते में, और टैंक्स भी सिटी के अंदर थे, क्योंकि वहाँ से रशिया बॉर्डर 50-60 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ से हम 5 दिन बंकर्स में ही रहे। फिर 5वें दिन हमने सोचा कि अब निकलना चाहिए, क्योंकि रशिया ने कहा था कि न्यूक्लियर वॉर के लिए। तो हम वहाँ से डिसाइड किया हमने निकलने का। तो हम वहाँ से 150-200 बच्चे निकले हॉस्टल से, इंडिया का फ्लैग लेके। सबके फ़ोन में भी फ्लैग था और सबके हाथ में भी फ्लैग था। और तो फिर वहाँ से रास्ते 10 किलोमीटर वॉक करके गए। तो रास्ते में एक दो जगह यूक्रेनियन पुलिस ने भी हमें रोका, तो हमने अपना फ्लैग दिखाया तो हमें जाने दिया। और जो लोकल यूक्रेनियंस थे उनने भी फ्लैग को सैल्यूट किया। फिर हम स्टेशन पहुँचे। स्टेशन जाते टाइम रास्ते में 3-4 मिसाइलें भी गिरी रास्ते में। तो आज यहाँ वोट करने आई हैं, वोट किया या अभी जाएंगे? अभी जाऊँगी वोट करने। जा रही है वोट करने? हाँ। अच्छा, मुद्दे क्या क्या लग रहे हैं? एक तरफ आप बता रही हैं मिसाइलें देख के आई हैं, यूक्रेन से यहाँ पर आई, यहाँ पर थोड़ी शांति महसूस हो गई ना? वो अभी भी कभी कभी ऐसा कान में लग रहा है कि मिसाइल गिर रही है। हाँ, तो मुद्दे क्या हैं? यहाँ किन मुद्दों पर वोट कर रही हैं, क्या लग रहा है? मेन यही है कि प्रधानमंत्री से यही कहूँगी कि जो यूक्रेन के 20,000 स्टूडेंट्स हैं और जो बाकी जो बाहर स्टूडेंट्स जाते हैं उनको यहाँ पे इंडिया में ही सीट्स दे, और जो प्राइवेट कॉलेजेस की जो मेडिकल की फ़ीस है वो थोड़ी कम करें। यानी मुद्दा शिक्षा और विकास का। जी। उनके पिताजी भी हैं, तो अब तो बेटी वापस आ गई हैं, खुशी भी होगी। नीतीश वोट करने लगातार के आप समय कौन तस्वीरें से दिखा मुद्दों रहे को हैं, ज्यादातर और प्राथमिकता दे यूक्रेन रहे हैं? से वापस लौटी ये जो छात्रा है ये भी वोट देने के लिए पहुंची है। मुद्दे अहम है और उन मुद्दों का जिक्र भी कर रही है। इसी बीच वाराणसी के कैंट से भाजपा प्रत्याशी सौरभ श्रीवास्तव वोटिंग के लिए पहुंचे। इस दौरान उनसे बात की हमारे संवाददाता नीतीश पांडे ने। कैंट विधानसभा के प्रत्याशी सौरभ श्रीवास्तव ने अपना मतदान कर लिया है। और विधायक जी, ये निशान और संदेश, अपील क्या? मेरी आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों से अपील है कि एक मजबूत राष्ट्र और एक विकसित प्रदेश के लिए मतदान अवश्य करें। जो भी इस अभी आपके चैनल को देख रहा हूँ उनसे निवेदन है कि वो अपना टीवी बंद करें और जाकर मतदान करें। मुद्दे इस बार क्या लेकर उतरे आप लोग भी और जनता भी इस बार क्या कर रही है? आपने भी मतदान किया है, और इस बार आपके मन में क्या है खासतौर पर अगर जानना चाहिए? जो परियोजनाएं मैंने शुरू कराई हैं मैक्सिमम उसमें से पूरी हो चुकी हैं। जो बची हैं चल रही हैं उन्हें तय समय में पूरा कराना। उधर वाराणसी में मतदान को लेकर जिले के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश से बात की हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने। एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान पुलिस कमिश्नर ने कहा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। साथ ही कहा सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। कमिश्नरेट में मतदान की स्थिति और गति कैसी है बताने के लिए हमारे साथ सतीश गणेश जी हैं। सतीश जी, कैसा चल रहा है मतदान? देखिए, ऐसा है कि सुबह करीब 7 बजे से ही मतदान प्रारंभ हुआ है सकुशल, और अब तक की जो फीडबैक मैंने ली है पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र से, हर जगह सकुशल मतदान संपन्न हो रहा है। वोटर काफ़ी उत्साहित हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। CPMF प्रत्येक मतदान केंद्र पे लगी हुई है। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं लगातार चक्रमण पे हैं। और चलिए अब आपको सुनवा देते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, और साथ ही साथ ये 7वें चरण का चुनाव है, पूर्वांचल के क्षेत्र का चुनाव है। पूर्वांचल का अभूतपूर्व विकास हो, उसके लिए एक एक वोट जनता डाले। आपने इतना लंबा चुनाव देखा, बिल्कुल लास्ट में आ रहे हैं, आप कैसे इसको देखते हैं और अब आप किस उम्मीद तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि आप 3 दिन बाद रिजल्ट? उत्तर प्रदेश की जनता ने ये चुनाव अपने बुनियादी मुद्दों का चुनाव समझ करके लड़ा। उत्तर प्रदेश के नौजवान चाहते थे उन्हें रोजगार, नौकरी मिले, 5 साल तक इंतज़ार करते रहे। किसानों को लगा कि उनकी आय दोगुनी नहीं हुई। पुरानी सरकार ने ये भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी होगी, लेकिन आज जब किसान अपने आप को देखता है
तो खाद नहीं मिल रही है, डीएपी गायब थी, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हो गई, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, आलू उनका सड़ गया, कोल्ड स्टोर को सपोर्ट नहीं दिया, सरसों का तेल महंगा हो गया, सरसों की कीमत नहीं दी। तो ये तमाम सवाल जो किसानों के और नौजवानों के और व्यापारियों के थे, उन सवालों पर, बुनियादी सवालों पर चुनाव हुआ है। मैं जनता को बधाई देता हूँ कि लाख कोशिश करने के बाद भी जनता ने अपनी बुनियादी समस्याओं पर ही मतदान किया है। सर, एक चुनाव में 7 मार्च आज हो गया, जो प्रचार का दौर चला है, जो लोग कह रहे थे कि इससे पहले कि अक्टूबर तक की समाजवादी एग्जिस्टेंट में नहीं, लेकिन आप जैसी नवंबर में आए, जो रैलियों का दौर शुरू हुआ, रथ यात्रा हुई, तो वो चुनाव एक बाईपोलर की तरफ बढ़ गया। किस तरह से देखते हैं, कितनी रैली को कितना है और ये कितना महत्वपूर्ण रहेगा इस पूरे चुनाव में? मैं सबसे पहले जनता का धन्यवाद दूंगा जो जन समर्थन हर कार्यक्रम में मिला, और इसकी तैयारी कोई एक दिन में नहीं हुई है। मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रशिक्षण शिविर चलाए थे। उन ट्रेनिंग कैंप्स के माध्यम से कार्यकर्ताओं को बुला करके ट्रेनिंग दी गई थी, और कई बार कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मुलाकात का ही परिणाम है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसने जिम्मेदारी निभाई और जनता के बीच में समाजवादी पार्टी की बातों को बताया। और मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस रहा हो, जो समाजवादी सरकार में जगह जगह मेडिकल कॉलेजेस बन रहे थे, एम्बुलेंस की जो सर्विसेज थी, डायल 100 में जो खामियां नज़र आईं, शिक्षा 3 साल की चौपट हो गई, फ़ौज में भर्ती नहीं हुई, और जिस तरीके से नौकरियों को जो परीक्षाएं हुई, एक परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा रद्द होती गई, पेपर आउट हुए, सरकार जानबूझ करके रोज़गार नौकरी नहीं देना चाहती थी, और नौजवान जिस तरीके से अपमानित हुआ, समय समय पर यहाँ मांग लेकर के लखनऊ आए, वो अपमानित होकर के गया, उसके साथ व्यवहार खराब हो। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास नहीं है। उन्होंने जो जनता की मदद करनी चाहिए थी कोरोना में और लॉकडाउन में, वो भी जनता ने देखा कि किस तरह मजदूर भाई पैदल पैदल चले गए और उनकी कोई मदद नहीं हुई। कोरोना में जिस बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई, दवाई के लिए भागते रहे, ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भागे, लेकिन सरकार ने ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए। इसलिए ये तमाम मुद्दे हैं जो सरकार की नाकामी दिखाते हैं। और फिर डबल इंजन की सरकार जिन्होंने बोला हो, तो इसलिए जनता इस बार डबल इंजन की सरकार की झूठ की पटरियों को उखाड़ने के लिए तैयार है। आप किस बस जा रहे हैं? आप भी कह रहे हैं आपका भी है, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं 10 मार्च को? समाजवादी पार्टी का पहले ही दिन से टारगेट ये था कि उत्तर प्रदेश में 400 सीटें कैसे जीती जाए, और जब टारगेट इतना बड़ा था तो उसकी तैयारी उसी हिसाब से की। मुझे खुशी है कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, उस गठबंधन के सहयोगी दलों को समर्थन मिला, चाहे वो आरएलडी का गठबंधन रहा हो, चाहे ओमप्रकाश राजभर जी का हो, संजय चौहान को साथ लाए, महान दल को साथ लाए, अपना दल कमेरा रहा, या अन्य दलों को जो साथ लाने का काम हुआ उसको समर्थन मिला है। मुझे लगता है कि जो टारगेट था 400 का, उसके लिए मेहनत हुई है, तो कम से कम 300 सीटें तो गठबंधन जीतने जा रहा है। ये कहा जा रहा था कि बड़ा डिसाइसिव, आपके हिसाब से इतने बड़े पूरे चुनाव में कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो आप लोगों को वाकई बहुत डिसाइसिव होगा और आपके लिए वो आपके पक्ष में जाएगा? बीजेपी के लोगों ने जो नौजवानों को धोखा दिया और किसान को धोखा दिया, ये 2 चीज़ें निकल कर के आईं कि किसान जान गया कि काले कानून से उनकी ज़मीन छिन जाती, एमएसपी नहीं सरकार दे पाई, बिजली महंगी कर दी, खाद समय पर नहीं दे पाए, डीएपी समय पर नहीं, तो क्या तैयारी थी किसान के लिए, और वो भी डबल इंजन की सरकार जिसने मंडी के लिए कहा हो 1 लाख करोड़ रुपए देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सब मंडियां बर्बाद हो गई। जो लोग कह रहे थे कि बेसिक शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा पूरी चौपट हो गई, शिक्षकों की कमी है, स्कूलों को चला नहीं पाए ये लोग, ये तमाम दिखाई दिए हैं। और फिर बड़े बड़े सपने दिखाए कि इन्वेस्टमेंट आएगा, 4 लाख करोड़ के MOU हुए, उसके बाद डिफेंस एक्सपो को लेकर के काम कहा गया कि मिसाइल्स बनेंगी यहाँ पर, बम्स बनेंगे यहाँ पर, लेकिन जब आप ज़मीन पर देखते हैं तो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आया। वो तमाम बम वाली बातें, मिसाइल वाली बातें केवल बातें रह गई। सर, इस चुनाव में एक जो देखा गया है कि जो भाषा का स्तर है वो काफ़ी गिरा, जो इससे पहले के चुनाव में नहीं रहा। आपने भी अपनी जितनी स्पीचेस कहीं आपने इस बात को एक इशू बनाया कि जो भाषा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, इस पूरे चुनाव में गिरा हुआ। बीजेपी ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए है, यूक्रेन में जो बच्चे फंसे रहे,
बच्चों की जो मदद होनी चाहिए थी, भारतीय जितने परिवार थे उनकी जो मदद होनी चाहिए वो नाकाम रही। और जो सरकार का फैसला भी था कि हमें हमेशा जिसके साथ अन्याय हो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आज जो भारत सरकार है न जाने कौन सी ताकत की बात करती थी। ये लोग वो कहते थे कि हमारा दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन डंका बजाने वालों ने कितना बड़ा धोखा दिया कि उनके जो भारतीय फंसे थे उन्हें नहीं निकाल पाए। और अपनी नाकामी छिपाने के लिए गंगा मिशन नाम दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि बनारस में चुनाव है, गंगा मिर्ज़ापुर में है और बनारस से लेकर के जिस इलाके से गंगा जा रही है माँ, इसलिए उन्होंने गंगा मिशन रखा। गंगा मिशन अगर यूक्रेन से लोगों को वापस लाती तो मैं मानता ना कि ये डंके वाले लोग हैं, लेकिन इन्होंने बताओ दुनिया में देशों ने अपने लोगों को बचा लिया। कितनी नाकामी दुनिया ने देखी कि हम अपने परिवार के लोगों को बचा नहीं पाए, या वो अभी भी फंसे बैठे हैं वहाँ पर। चुनाव में एक चीज़ और देखी गई, वो मायावती की, प्रियंका गांधी की, इवन असदुद्दीन ओवैसी की भीड़ जो रही है वो सारी उसमें देखी गई है। तो कहा जा रहा है, आप किस तरह से देखें, क्या भीड़ एक पैमाना है? भीड़ को माना गया कि इसको मतलब हम क्या कहें, क्या भीड़ को डिसाइसिव फैक्टर माना जा रहा है, के हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है? नहीं, देखिए जो जन समर्थन मिला है, लोग लोकतंत्र में नेता को देखने और सुनने आते हैं और बाद में वो फैसला लेते हैं। मुझे लगता है कि कई जगह लोग देखने आए हैं, वोट नहीं मिलेगा, सुनने आए हैं, उन्हें भी वोट नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए कि कई बार दूसरे हिस्से में जहाँ हजारों की भीड़ होती थी वहाँ पर कई दलों को 500-200 वोट मिले। तो मैं समझता हूँ भीड़ आने की बात अलग है, लेकिन जब जनता अपने मुद्दों पर फैसला लेती है तो उन्होंने देखा है कि समाजवादियों ने किस तरीके से विकास की और उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम किया। मैंने इसीलिए कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो पूर्वांचल को अभूतपूर्व विकास की तरफ जोड़ने का काम करेंगे। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसी भी नेता ने मुझसे नहीं मांगा था, क्योंकि नेताजी चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं। गाजीपुर एक पुराना हमारा हिस्सा रहा है समाजवादियों का, मऊ जैसा क्षेत्र है या बलिया समाजवादियों का क्षेत्र। उस समय सरकार में पूर्वांचल को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिया गया। वो उतना ही बना है जितना समाजवादियों ने बनाया था, अभी भी वो आगे नहीं जोड़ पाए। अगर ये 20 किलोमीटर और बना देते तो शायद हाजीपुर गाजीपुर से जुड़ जाता, रोड एक बन रही है, आगे पटना के लिए रास्ता आसान हो जाता। लेकिन पिछली सरकार ने जितना समाजवादियों ने काम किया था उतना ही किया। और फिर उस हाईवे के दुर्दशा ये है कि राइडिंग क्वालिटी बेकार है, जो वाइडनिंग होनी चाहिए थी वो वाइडनिंग उतनी नहीं है। मीडियन इन्होंने खा लिया केवल इसलिए कि झूठा प्रचार करने के लिए, दूसरे लोगों को धोखा देने के लिए इसलिए किया। मैं ये कह सकता हूँ इस चुनाव में पूर्वांचल की जनता को अभूतपूर्व विकास से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे और उन्हें भरोसा भी है इस बात का कि समाजवादी लोग आते हैं तो विकास होता है। कितनी भी भीड़ आ जाए किसी के यहाँ, लेकिन जब वो आकलन करेंगे, कोई कैसी भी भाषा का इस्तेमाल कर ले, घोर परिवारवादी शब्द इस्तेमाल हुआ लेकिन वो अपने परिवार को भूल गए। उनके दल में कितने बड़े परिवारवादी लोग बैठे हुए हैं, वो अपना भूल गए हैं। अपनी नाकामी छिपाने के लिए, जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। एक और बात रही है, जो डीबीटी के थ्रू पैसा दिया वो एक बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करेगा। महिलाएं बड़ा साइलेंट वोटर हैं जो उनको वोट कर रही हैं, क्योंकि बड़ा माताओं बहनों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड हो या मिशन शक्ति चला है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपकी रैली में हमें यूथ बहुत जो स्पॉन्टेनियसली आपके साथ आ रहा था या आपको सुन रहा था? बीजेपी के लोगों ने जब सबको परेशान कर दिया, हर परिवार में लोग दुखी हो गए, दवाई के लिए तरस गए, तब जाकर के ये भोजन दिलाया। कौन भूल जाएगा कि लोग पैदल पैदल अपने घर पहुंचे थे? कौन भूल जाएगा कि 90 मजदूर मरे थे उत्तर प्रदेश में? सरकार ने क्यों मदद नहीं की उन 90 परिवारों की? समाजवादियों ने हर परिवार की मदद की। बीजेपी वाले बताएं कि एक गर्भवती माँ जो महाराष्ट्र से चली थी, ललितपुर में उसको बेटी पैदा हुई, किसी ने मदद नहीं की। 3 घंटे के आराम के बाद वो फिर अपने घर गांव पैदल पैदल चली गई। मैं जानना चाहता हूँ ये सरकार कहाँ थी उस समय? एक बच्चा लॉकडाउन जो पैदा हो गया बॉर्डर पे, वो अपने घर नहीं पहुँच पाया क्योंकि दोनों तरफ लॉकडाउन था, नेपाल और भारत में। तो सरकार उस समय कहाँ थी? सरकार ने धोखा दिया। ये केवल राशन इसलिए बांट रहे हैं कि उन्हें वोट चाहिए, और फिर ये राशन भी तो जनता के पैसे का है। ये जो नमक की बात कर रहे हैं कि वोट अगर इनको नहीं दोगे तो नमक हरामी है,
जो लोग नमक पे वोट मांग रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि ये जनता के पैसे का ही नमक खरीदा गया है, तो जनता क्या उनसे पूछेगी। इसलिए बीजेपी को ये भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए कि अगर नमक दिया है वोट नहीं दोगे तो आप नमक के साथ धोखा कर रहे हो। असली ये है कि गरीब जनता के साथ गरीब का ही पैसे को ये गरीबों को बांट रहे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल और धोखा देने का काम सरकार को नहीं करना चाहिए।